अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो क्लास 12 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के ज़रिए हम लोगों ने क्लास 12 सेमेस्टर 3 के चैप्टर 1 को डिटेल में कवर करा और हर एक पर्सपेक्टिव को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया गया है। आप में से जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जाकर विजिट कर आप उन वीडियोज़ को देख लें ताकि आपका चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने दरअसल एक और वीडियो को अपलोड करा था जहां पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस के चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए जिन बैकग्राउंड्स को जानने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को क्लियरली समझ आए, जिसकी वजह कर आप चैप्टर को अच्छे से इन डेप्थ समझ पाओ, उसको हम लोगों ने पूरे एक वीडियोस के फॉर्मेट में लगभग 43 टू 42 मिनट्स के आसपास मैंने पूरे बैकग्राउंड को समझाया है ताकि दरअसल आपको आने वाले कंसेप्ट्स इजी और आसान वे में समझ आ पाए। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर उन वीडियोस को कंप्लीट देखो ताकि आपको इसके बाद आने वाले एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में वीडियोस को अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर 2 के सीक्वेंस को, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दरअसल अब हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर के डिटेलेशन बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था। अगर मैं शॉर्टली बताने की कोशिश करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्ल्ड में दरअसल हमें सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 दरअसल 1914 से लेकर 1918 के बीच हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब लोग इस वर्ल्ड वॉर के बहुत ही भयानक तरीके से, डिजास्टर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो लोग आपस में एक दूसरे के साथ यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो लीडर्स होते हैं वो एक साथ बैठकर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उन्हें ये बात समझ आती है कि दरअसल हमें एक इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है और उस इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए ये लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करते हैं जिनका नाम दरअसल लीग ऑफ नेशन होता है। लीग ऑफ नेशन का असल काम दरअसल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाले किसी तरह के कोई वॉर लाइक सिचुएशन से प्रिवेंट करना था। लेकिन असल में हम लोग देखते हैं कि जिस मकसद के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को 1919 में बनाया गया था वो अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1939 में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। यानी 1939 में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है जिसकी वजह कर जिस मकसद से लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था ये अपने मकसद पे नाकाम हो जाता है। तो अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग होता है 1939 से 1945 तक के जिस सिचुएशन में ये चलता रहता है। अब इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दरअसल लोग और भी ज़्यादा पैनिक और भी ज़्यादा तरीके से इसके डिज़ास्टर को देखते हुए बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनकी परेशानियों को देखते हुए लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई थी इस लीग ऑफ नेशन में जिसकी वजह कर इस लीग ऑफ नेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। अब इस तमाम चीज़ों के ऊपर डिटेल में डीपली रिसर्च चलता है। देन फाइनली कई सालों के बाद लगभग 1941 से लेकर 1945 तक इसके ऊपर डीप रिसर्च एंड एनालिसिस चलती है। देन फाइनली 1945 में एक दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बनकर तैयार हो जाता है और उसी के बारे आज हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से बात करने वाले हैं। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ आई हैं और अब आप में से जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो ज़रूर से उन वीडियोस को देख ले ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए एंड देन आपको आने वाले आगे के चैप्टर्स बहुत ही आसानी के साथ समझ आ पाए। यानी आने वाले आगे के कंसेप्ट्स आपको आसानी के साथ समझ आ पाए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि सेमेस्टर 3 का जो आपका एग्जामिनेशन है वो ये बिल्कुल नहीं समझना है आप लोगों को कि MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। आप आसानी के साथ इसे क्लिक कर लोगे। ये एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर आपको समझने का मामलात में जो होता है, एक बच्चा समझकर कोई भी चीज़ों को आंसर जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो वो लिख पाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर आपका MCQ, असर्शन, रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसके लिए दो चीज़ें आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांगली आनी चाहिए। पहला, आपका उस चैप्टर का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास उस चैप्टर से रिगार्डिंग फैक्चुअल डेटा भी होनी चाहिए। और इसी चीज़ को हम लोग एक एक स्लाइड्स को बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर कर कर तमाम इन्फॉर्मेशंस को एक जगह गैदर कर कर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, उसे फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसी तरीके से और भी वीडियोज़ एंड कंसेप्ट को बहुत ही सिक्वेंशियल फॉर्मेट में और बहुत ही डिज़ाइंड फॉर्मेट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फैक्चुअल डेटा के साथ चाहते हो तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलो, ताकि तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए काम किया जा सके। बहुत सारे लोग दरअसल वीडियोस को देखते तो है, लेकिन वो दूसरे लोगों तक शेयर नहीं करते। याद रहे कि इस काम को करने में काफ़ी टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और अगर इस तरीके से रिस्पांस बहुत कम रहा, बहुत कम लोग 200-300 लोग के आसपास अगर वीडियोस को देखते हैं और लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए इस काम को प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर सभी लोगों तक शेयर होता है, वीडियोस पर व्यूज़ एज डिमांड आते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ वीकली फॉर्मेट में जिस तरीके से क्लासेस होता है, आप लोगों को एक एक कर कर वीडियोस को प्रोवाइड करा जाएगा। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आज हम लोग का पहला वीडियो है, जिसमें बैकग्राउंड के बाद जिसमें हम लोग दरअसल इसके इंट्रो को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बिल्डिंग अ वर्ल्ड ऑफ पीस, दैट द ग्लोबल ब्लूप्रिंट। कैसे वर्ल्ड ऑफ पीस को हम लोगों ने स्टैब्लिश करा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसी के बारे हम लोग डिटेल में और विस्तार से आज के क्लास में दरअसल बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पहला UNO का जो हेड क्वार्टर है, इसके बारे यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, UNO हेड क्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड नेशंस का ये आपका यहाँ पर लोगो है, और ये है यूनाइटेड नेशंस का आपका हेड क्वार्टर, जो कि आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में है। हालांकि ये न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन ये जो टेरिटरी पे ये सिचुएटेड है, ये जो आपका ऑफिस है, इस ऑफिस को जिस एरिया में सिचुएटेड कराया गया है, इसको हम लोग दरअसल इंटरनेशनल टेरिटरी कंसिडर करते हैं। और ये जो ओलाइव का ब्रांच है, इसे हम लोग दरअसल सिंबल ऑफ पीस मानते हैं, और यहाँ पर पूरा वर्ल्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बीच में वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दूसरा आप देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में। लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और क्यों इसको कहने की जरूरत पड़ी? अगर आपने पहले वाली वीडियो को देखा होगा तो आप आसानी के साथ लिंक कर पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब लीग ऑफ नेशन अपने मकसद में नाकाम हो जाता है और 1939 में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है, तो लोग और भी ज़्यादा पैनिक एंड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार कि अभी तो हम लोगों ने इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही था, जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था। लेकिन क्यों आखिर लीग ऑफ नेशन इस तरह के वॉर लाइक सिचुएशन को या वॉर के हालात को रोक नहीं पाता है? इसके ऊपर डीप रिसर्च एंड एनालिसिस चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग 4 से 5 साल के आसपास इसके ऊपर रिसर्च चलता है। 1941 से लेकर 1945 तक लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्यों आखिर लीग ऑफ नेशन अपने मकसद पर कामयाब नहीं हो पाया, उसके क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे, क्या क्या डीमेरिट्स थे, तमाम चीज़ों के ऊपर डिटेल में विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। एंड देन 5 से 6 बार कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। हालांकि और भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो कि आपका जैसे तेहरान कॉन्फ्रेंसेज भी आपका इसमें शामिल है। तो पहला कॉन्फ्रेंस आप देख पा रहे हो इसके लिए होता है, जो कि 1941 में होता है, अटलांटिक चार्टर। दूसरा होता है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन 1942 में। तीसरा होता है मॉस्को डिक्लेरेशंस 1943 में। चौथा आपका होता है डम्बाटन ओक 1944 में। और पांचवा आपका होता है याल्टा कॉन्फ्रेंस। एंड देन एक और होता है जिसको हम लोग सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, दोनों 19
1945 में ही होता है। सर इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए आखिर क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें कई सारी कमियां रह गई थी, यानी लीग ऑफ नेशन को बनाने में कई सारी कमियां, खामियां, डीमेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स थे। उन तमाम चीज़ों के ऊपर इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस के बाद डीप एनालिसिस रिसर्च करने के बाद लोगों ने आखिरकार तय करा कि आखिर हमें क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा ताकि इस तरह की सिचुएशंस को दोबारा हम लोग बच पाए और इसे एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेट में बना पाए। तो आइए अब हम लोग एक एक कॉन्फ्रेंस के बारे डिटेल में बात करते हैं विस्तार से, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप अब अगले यानी इस स्लाइड में देख पा रहे हो, पहला कॉन्फ्रेंस जो कि आपका हुआ था अटलांटिक चार्टर के फॉर्मेट में, जिसे हम लोग जान रहे हैं। हर एक कॉन्फ्रेंस का डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 से 4 बार इस नोट्स को अच्छे से अपने आंखों के सामने से गुजारते हो तो इजीली आपको तमाम टॉपिक्स याद हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्लियर है? अगर आप इसी तरीके से हर क्लासेस के अपडेट्स, फ्री स्टडी मटेरियल दरअसल लेना चाहते हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहां आपको तमाम इंफॉर्मेशन एज अर्लीस्ट प्रोवाइड की जा सकती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला आपका आता है अटलांटिक चार्टर। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है अटलांटिक चार्टर बेसिकली क्या था। तो देखो यहाँ लिखा हुआ था यूएस एंड यूके, जो 2 पावर थे उस टाइम में, बड़े पावर, इन 2 पावर के बीच एक मुआहिदा साइन होता है। क्या होता है इसमें, यानी अटलांटिक चार्टर के अंदर साइन द चार्टर डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन letting the colonies rule themselves and peace for the people। यानी कि इस अटलांटिक चार्टर जो कि 14 अगस्त 1941 में हुआ था, इस चार्टर के अंदर दरअसल यूके एंड यूएसए के बीच जो है आपका बातचीत होता है। बातचीत किस चीज़ को लेकर? बातचीत होता है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर। ये लोग आपस में इस बात पर मुआहिदा और तय करते हैं कि जितने भी कॉलोनीज को हम लोगों ने अब तक बनाकर रखा है, कॉलोनी मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जब हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब कोई एक सुपर पावर, जब एक ताकतवर कंट्री दूसरे कंट्री पर जाकर कब्जा कर लेता है और वहां के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता रहता है, तो उसे हम लोग दरअसल कॉलोनी कहते हैं, कोलोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया पर कोलोनाइज कर रखा था। तो इस चीज़ को दरअसल इन लोगों ने आपस में डिसाइड करा था कि आज से दरअसल इस कॉलोनी सिस्टम को हम लोग कंप्लीटली तौर से ख़त्म करेंगे और तमाम कॉलोनीज को अपने आप को रूल करने का मौका देंगे, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोगों के बीच पीस एंड सिक्योरिटी का माहौल पैदा किया जा सके। नंबर 1। नंबर 2 आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, जो कि 1 जनवरी 1942 में आपका हुआ था। इसमें सिर्फ आपको इतना जानना है कि 26 स्टेट्स ने इस अटलांटिक चार्टर को साइन करा था। यानी सिंपल बात में अगर आपको बताया जाए तो ये कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के अंदर ये जो 2 कंट्रीज के बीच आपका अटलांटिक चार्टर में बात हुआ था, इस ही बात को और 26 स्टेट ने बेसिकली अप्रूव करा था वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में, जो कि 1 जनवरी 1942 में हुआ था। अब आते हैं हम लोग तीसरे में, जो कि आपका है मॉस्को डिक्लेरेशन। इसमें क्या हुआ था? इसमें सिंपली ये बात बताया गया था, डिसाइडेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेटअप एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। यानी इसमें इस बात को तय करा गया था, डिसाइड करा गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की ज़रूरत है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके, क्योंकि वर्ल्ड का सिचुएशन जो है पीस एंड सिक्योरिटी वाला सिचुएशन वो बिल्कुल बेकार से बेकार होता जा रहा था। पूरा वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से जो है वो डिज़ास्टर की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा था। इन तमाम सिचुएशंस को रोकने के लिए ही बेसिकली इस चीज़ को डिसाइड करा गया था 30 अक्टूबर 1943 के अंदर, जिसको हम लोग मॉस्को डिक्लेरेशन कह रहे हैं। तो पहला अटलांटिक चार्टर, दूसरा वॉशिंगटन डिक्लेरेशन और तीसरा आपका मॉस्को डिक्लेरेशन आता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बातें समझ आई हैं। आइए इसके बाद जो और भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस थे इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस आता है, जिसे हम लोग 4 नंबर का कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसका नाम है डम्बाटन ओक कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या बात होती है? 7 अक्टूबर 1944 में बात होता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 5 मेजर ऑर्गेन्स होंगे, जिसे प्रिंसिपल ऑर्गेन बताया गया है। पहला का नाम, बोलोगे सर क्या है ये बेसिकली इस बात को कॉन्फ्रेंसेस में बताया गया था कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम लीग ऑफ नेशन है, उनको बनाने जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन दरअसल अपने आप में और भी उसके अंदर सब डिवीजन होंगे, जिसका नाम जनरल असेंबली होगा एक का, दूसरा का नाम सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा का नाम ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा का नाम इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
और नेक्स्ट का नाम 5वें नंबर का नाम सेक्रेटेरिएट होगा। यानी इसमें यह बात तय किया गया था कि ये 5 ऑर्गेन पर मुश्तमिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी और साथ ही साथ इस बात को ही बताया गया था कि इसमें 5 मेंबर ऐसे होंगे जिनको परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया जाएगा। 5 बिग 5 के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, पहला यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस, ये ऐसे कंट्रीज होंगे जिनको परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया जाएगा। मतलब ये लोग बिग 5 या सुपर 5 पावर्स होंगे जिनके पास परमानेंट मेंबर की हैसियत हासिल होंगी, जिनको रिमूव या रिप्लेस नहीं करा जा सकता। और 6 मेंबर होंगे जो लोग दरअसल नॉन परमानेंट मेंबर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। याद रखें कि मैंने यहां पर ये जो बात कहा है आपको कि 5 परमानेंट मेंबर और 6 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे, ये मैंने यूएनओ के लिए नहीं बताया, बल्कि ये मैंने इसके सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जिनका नाम सिक्योरिटी काउंसिल है इसके लिए बताया है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बातें अच्छे से क्लियरली समझ आ गई हैं। ये बात कहां पे हुआ था? ये बात तय हुआ था डंबार्टन ओक कॉन्फ्रेंसेस में। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी कि अगर इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स के डिजिटल नोट्स क्लास को बहुत ही अच्छे से ऑफलाइन फॉर्मेट में समझना चाहते हो, हर कंसेप्ट को बिल्कुल तोड़कर अपने डिफरेंट एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा समझना चाहते हो, तो आप दरअसल ज्वाइन कर सकते हो इस गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर को, जहां पर दरअसल एक बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्सटेंसिव फीचर में डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करा जाता है, जो कि तमाम कोचिंग सेंटर से बिल्कुल ही अलग है और ओन लैंग्वेज में आपको हर सब्जेक्ट के डिजिटल नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ईजिएस्ट वे में आपको कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करा जाता है और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल टॉपर्स के जरिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप आकर क्लासेस कर देख सकते हैं। अगर आप क्लासेस से मुतमईन होते हैं तो ही आप ज्वाइन करें। हर एक तरह का सुविधा, हर एक तरीके के आपके आसानी यहां पर प्रोवाइड करी जाती है और यहां की खास बात यह है कि डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप आकर क्लासेस करें। अगर आपको क्लासेस से सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुतमईन होते हैं, तो ही आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस भी दूसरे कोचिंग सेंटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, लेकिन क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट लेवल के क्वालिटी यहां पर आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। आप आकर डेमो क्लास कर देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरा कॉन्फ्रेंस है जिसे हम लोग याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जान रहे हैं, जो कि 11 फरवरी 1945 में आपका हुआ था। इसमें यह बात तय हुआ था कि जो बिग 5 होंगे, यानी जो 5 परमानेंट मेंबर होंगे, उनको एक पावर दिया जाएगा। उस पावर का नाम था वीटो पावर। यानी सिर्फ 11 फरवरी 1945 के याल्टा कॉन्फ्रेंस में इस बात को तय करा गया था कि 5 परमानेंट मेंबर को एक स्पेशल पावर दी जाएंगे जिनका नाम वीटो पावर होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अब बोलोगे सर, सवाल है कि वीटो पावर होता क्या है? अभी मोटा मोटा अंदाज में अगर आपको हम समझाना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं, मान लो अगर सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मैंने आपको अभी भी बताया था कि 5 और 6 11 मेंबर थे। 11 मेंबर में मान लो कि अगर तमाम के तमाम लोग 10 मेंबर लोग राजी है किसी भी फैसला को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर, और उसमें से एक मेंबर जो है, लेकिन वो बिग 5 में होने चाहिए, यानी कि परमानेंट मेंबर में होने चाहिए, कोई भी एक। लेकिन याद रहे 5 प्लस 6 में ये 6 जो है वो नॉन परमानेंट है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इसमें से अगर कोई भी एक इंसान बात को मानने से इनकार कर देता है तो सिक्योरिटी काउंसिल का ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये जो पावर दिया गया है इन बिग 5 कंट्री को, इन बिग 5 में से 5 के पास ये पावर है, इसी पावर को हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आने वाले कंसेप्ट में से डिटेल में आपको पढ़ाया भी जाएगा। सो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ आ गई हैं। ये जो वीटो वर्ड है, ये दरअसल लैटिन वर्ड से निकला है, एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके माने दरअसल आई फॉरबिड के होते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में बातें आ गई होंगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट जो आपका कॉन्फ्रेंस आता है, जिसे हम लोग सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 25 अप्रैल 1945 के नाम से जानते हैं। इसमें फाइनली
जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिपेयर हो जाता है और 50 नेशन दरअसल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द ऑफिशियल यूएन चार्टर वाज ऑफिशियली या फाइनली प्रिपेयर्ड। यूएन चार्टर क्या होता है, तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं इंडिया एक कंट्री है, इसको चलाने के लिए अपना एक लॉ बुक है जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए एक लॉ बुक है जिसे हम लोग यूएन चार्टर के नाम से जानते हैं। तो इस डेट में बेसिकली यूएन चार्टर प्रिपेयर हो गया था। नेक्स्ट आता है आपको ऑल द स्टेट साइन द यूएन चार्टर ऑन 26 जून 1945। 26 जून 1945 को तमाम इसके जितने भी स्टेट्स थे, मेंबर्स थे, सभी लोगों ने इसे साइन करा था और साइन करने के बाद इसके ऊपर अप्रूवल लगा दिया था। ग्रैंड ओपनिंग कब हुआ था, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। द यूएनओ वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आपको यहां पर याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ फॉर्मली तौर से, ऑफिशियली तौर से एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। ये डेट सैन फ्रांसिस्को का है, ये डेट यूएन चार्टर के ऊपर सिग्नेचर का है, लेकिन ये डेट आपका फाइनली जो है वो प्रिपेयर हो जाने का है यूएनओ का। उम्मीद है कि यहां तक आपको बातें अच्छे से आसानी के साथ समझ आ गई हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑर्गेन। पहले तो इस कंसेप्ट को आप आसानी से समझ लो कि यहां पर प्रिंसिपल के माने क्या होते हैं। दो तरीके का प्रिंसिपल होता है। पहला एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, जिसके माने उसूल होते हैं, उसूल, ज़ाब्ता किसी भी चीज़ का, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है बड़े ऑर्गेन्स, यानी जैसे कहा जाता है प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब ही होता है बड़ा। यानी इस यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑर्गेन, यानी ये जो यूएनओ था ये एक सिंगल ऑर्गेन बॉडी नहीं था, बल्कि इसके अंदर और भी कुछ ऑर्गेन्स इसमें डिवाइड कर दिए गए थे। यानी इसके इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए इसके कुछ सब ऑर्गेन्स में बांट दिया गया था। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, जिस तरीके से इसे बांटा गया था उसे हम लोग मानते हैं कि एक कंट्री के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट का डिवीजन होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरे को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरे को कहते हैं हम लोग जुडिशरी। वैसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेस्टिक गवर्नमेंट। डोमेस्टिक गवर्नमेंट से मुराद है किसी भी एक कंट्री के अंदरूनी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन को भी स्थापित करा गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग होता है, एग्जीक्यूटिव का काम जो है, एग्जीक्यूटिव का काम दरअसल कैरिंग आउट द लॉज, इन लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम जजिंग द लॉज यहाँ पे होता है। ठीक उसी तरीके से इनके भी कुछ प्रिंसिपल ऑर्गेन होंगे और इनका भी काम होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ इसे एक्सप्लेन करा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड जो आपका आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला जैसे कि मैंने बताया था लेजिस्लेचर की तरह जो काम करता है वो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है। इनका काम क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो लिखा गया है वेयर ऑल द मेंबर्स स्टेट्स मीट टू डिबेट एंड वोट, जो कि आपका लेजिस्लेचर में भी होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, जो कि पार्लियामेंट है, जहां तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बैठकर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, डिबेट एंड वोटिंग वगैरह का सिस्टम होता है। वैसा ही सिस्टम बिल्कुल सेम दरअसल यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में होता है, इसलिए हम लोग जनरल असेंबली को लिंक कर सकते हैं लेजिस्लेचर के साथ। दूसरा आपका आता है सिक्योरिटी काउंसिल या सेक्रेटरी जनरल। ये दोनों दरअसल लिंक होता है किसके साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, जहां पर द पावर सेंटर दैट टेक्स द एक्शन एंड कीप द पीस। ये दरअसल बेसिकली यही दरअसल उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी के सिचुएशन को बरकरार रखता है। और तीसरा आपका आता है जुडिशरी लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे देश के अंदर कुछ भी कोई प्रॉब्लम होते हैं तो इसे कोर्ट्स के जरिए सॉल्व करा जाता है। तो वही सेम काम यहाँ पर करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ग्लोबल कोर्ट दैट सेटल्स द लीगल डिस्प्यूट्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इस तरीके से दरअसल हम लोग इसे डोमेस्टिक लेवल पे जो गवर्नमेंट पाई जाती है उनके साथ हम लोगों ने कंपेयर कर चीज़ों को समझा। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट आसानी के साथ समझ आ रही हैं। फिर से एक बार गाइज रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ज़रूर से ना भूलें, क्योंकि आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों के लिए इसी तरीके से हर चैप्टर्स के वीडियोस को एक के बाद दीगर लाया जाए तो लोगों के दरमियान शेयर करो। पॉजिटिव रिस्पांस रहने पर बिल्कुल आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो भी लेकर आया जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूएन प्रिंसिपल ऑर्गेन के बारे में यहाँ बताया गया, व्हाई दे आर लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी नॉट फुल्ली। क्यों ये लोग लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की तरह कंप्लीट क्यों नहीं है, उनकी तरह क्यों है। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो जिस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पास जो पावर होती हैं वो पावर सेम टू सेम पावर इनके पास कंप्लीटली क्यों नहीं है। क्यों हम लोग ये कह रहे हैं कि ये इसकी तरह है, कंप्लीटली वही क्यों नहीं है। तो यहाँ बताया गया है बिकॉज द यूएनओ इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। हम लोग जानते हैं कि जो कंट्री होता है, एक जो नेशन होता है, वो अपने आप में सॉवरेन होता है, जो कि आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ कर आए। सॉवरेन मतलब होता है सुप्रीम power, the power to take the internal and external decision without any interference। इसे ही हम लोग दरअसल सॉवरेन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, यूएसए ले लो, ये सारा कंट्री है जो कि सॉवरेन कंट्रीज है। लेकिन यूएनओ जो है आपका सॉवरेन नहीं है। क्यों सॉवरेन नहीं है? देखो लिखा हुआ द मेंबर्स ऑफ द कंट्री आर सॉवरेन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ के मेंबर तो सॉवरेन है लेकिन यूएनओ खुद में सॉवरेन नहीं है। ये ट्रू फॉल्स में डाल सकता है या क्वेश्चंस के सीक्वेंस को घुमा के डाल सकता है। आपको याद रखना है कि यूएनओ के मेंबर सॉवरेन है लेकिन यूएनओ एज अ बॉडी अपने आप में सॉवरेन नहीं है। क्यों? देखो इसके पीछे के रीजन बताए गए हैं। क्योंकि स्टेट्स के जरिए जो लॉ बनाया जाता है वो इन्फोर्सेबल होता है एंड अगर कोई लोग लॉ को नहीं मानते हैं तो वो पनिशमेंट के लायक होते हैं, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन अब जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन, इनके लॉ को मानना वॉलेंटियरी कोऑपरेशन होता है। अगर कोई ना माने तो इसे दरअसल सजा नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि दरअसल हम लोग इसे लाइक दी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कह रहे हैं, कंप्लीटली नहीं कह पा रहे हैं और यहाँ पर इसे एक्सप्लेन भी करा गया है और यहाँ पे सॉवरेन के मीनिंग बताए गए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें आसानी के साथ समझ आ रही हैं। आज के लिए हम लोग यहाँ पर चीज़ों को एंड करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड इन्फॉर्मेशन दिया है। जिनको एक बार में समझ नहीं आया है वो फिर से वीडियोस को कंप्लीटली देख लें और अगर इसी तरीके से सीक्वेंशियल फॉर्मेट में चाहते हो तो आपके पास एक सिंपल सा सादा सा रास्ता है कि आप इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो जहां इससे भी बेहतर तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। डिजिटल नोट्स क्लास वाइज आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। तो वेस्ट बंगाल टॉपर्स के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड करा जाएगा। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। डिजिटल क्लासेस का भी सिस्टम है। अगर आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर तमाम इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और डेमो क्लासेस एटलीस्ट कर देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मुतमईन होते हैं तो वही आप ज्वाइन करें और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ऑनलाइन के फॉर्मेट में आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड करा जाए तो 1K के आसपास अगर इस पे व्यूज जाता है तो बहुत तेजी के साथ आप लोगों के लिए दूसरे वीडियोस को भी लेकर आया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।